नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कहते हैं कि जब किसी दूसरे को ठोकर लगे तो उससे खुद संभल जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम खुद भी ठोकर लगने के बाद ही संभलें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक लोगों के सिर पर कोई बला आती नहीं है, परेशानी नहीं आती है, खतरे में नहीं पड़ते हैं, तब तक असर नहीं होता है। सड़क पर जब तक ट्रैफिक पुलिस न दिखे तब तक लोगों को समझ नहीं पड़ता कि उनके पास सिर है, उसकी कोई कीमत है। लेकिन मैं अभी हेलमेट के अपने पसंदीदा मामले पर बोलने खड़ा नहीं हुआ हूँ। जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और वहाँ दरअसल 3 राजधानियाँ हैं। एक वहाँ सरकार की राजधानी है, एक वहाँ कमर्शियल कैपिटल है और एक वहाँ पार्लियामेंट की राजधानी है। तो जोहानिसबर्ग जो वहाँ की कमर्शियल कैपिटल है, खूबसूरत शहर है। मैं गया हूँ वहाँ पर। बड़े बड़े जुआ घर हैं, कैसीनो है वहाँ, बड़े बड़े मॉल हैं, बहुत सारे चकला घर हैं वहाँ पे। दुनिया भर के बहुत से टूरिस्ट वहाँ उस लिए भी जाते हैं। पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। साल के कई महीने जोहानिसबर्ग में पानी नहीं रहता, सूखा हो जाता है जोहानिसबर्ग। मैं वहाँ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की चर्चा कर रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दिल्ली में जितने अवैध ट्यूबवेल बने हैं, नलकूप जितने अवैध खुदे हैं और जिस रफ्तार से वो पानी को निकाल रहे हैं ज़मीन के नीचे से, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार लगाते हुए अफसरों को खड़ा करके अदालत में ये कहा है कि अवैध नलकूप अगर रोके नहीं जाएंगे तो दिल्ली की हालत एक दिन जोहानिसबर्ग जैसी हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग की जो हालत हुई थी वैसी हो जाएगी। ये तो अवैध नलकूप के बारे में कहा है। मैं तो वैध नलकूप के बारे में यहाँ कहते आया हूँ छत्तीसगढ़ में कि वैध नलकूप के ऊपर भी मीटरिंग की जाए। निजी इधर छत्तीसगढ़ में कोई वैध अवैध कुछ भी नहीं है। सारे के सारे नलकूप जो कारखानों में नहीं चलते, कारखानों के बाहर हैं, सभी वैध हैं, सभी को कानूनी दर्जा प्राप्त है, कोई अवैध नहीं है यहाँ पर। सिर्फ साल के 2-3 महीने जिला प्रशासन नए नलकूप खोदने पर रोक लगा देता है, जैसे कि वो नलकूप बाकी महीनों में कोई पानी नहीं खींचेंगे। कोई रोक नहीं है। नया नलकूप आपको जितना खुदवाना है खुदवा लो। कई लोग तो एक कैंपस में 3-4 नलकूप भी खुदवा लेते हैं कि कभी एक सूख जाए तो दूसरे से पानी मिलता रहे। कोई रोक नहीं है उसके ऊपर, कोई टैक्स नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है, सरकार का कोई भी रेगुलेशन नहीं है उसके ऊपर। एक दुपहिया मोपेड के नंबर प्लेट पे रेगुलेशन है कि नंबर प्लेट सही लगी है कि नहीं, वरना जुर्माना हो जाएगा। ज़मीन के भीतर से आप जितना चाहे उतना पानी निकाल लीजिए, आज कोई भी रोक नहीं है। अगर कारोबारी नहीं है तो, अगर कारखाने का नहीं है तो, निजी घरों में, निजी इमारतों में कितना भी पानी आप निकालिए, कोई उसके ऊपर रोक नहीं है। दिल्ली में तो फिर भी कुछ वैध अवैध की बात कर रहा है हाई कोर्ट। वहाँ अवैध बोल रहा है हाई कोर्ट कुछ नलकूपों को जो बिना इजाज़त खोदे गए हैं। उसका मतलब है कि किसी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ कोई इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गर्मी के कुछ महीने खोदने पर रोक लगती है, जैसे कि वो नलकूप साल भर बाकी काम नहीं करेगा और अगले गर्मी में भी काम नहीं करेगा। ऐसा नलकूप तो एक बार खुद गया तो वो पंप लगाकर पूरे साल भर वो पानी निकालते चलेगा। मैं बार बार इसके बारे में लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ कि हर नलकूप पर एक मीटरिंग होनी चाहिए। दर्द इसलिए मुझको होता है कि मैं जिस बस्ती में रहता हूँ वो अमीरों की बस्ती है। वहाँ पे हर घर के सामने कारों को ड्राइवर खूब प्रेशर का पाइप लगाकर उस पानी से धोते हैं, उसकी धार से धोते हैं। जिस तरह धान के खेत को पानी से लबालब कर दिया जाता है, तकरीबन उसी अंदाज में हर कार को धोया जाता है।
इतना सींचा जाता है कार को कि अगर उसके ऊपर धान के बीज रहें तो उसमें फसल लहलहाने लगे, इतना पानी डाला जाता है। जैसे कि वो मान लो कोई गोल्फ खेलने का कोई मैदान हो जिस पे लॉन रहता है, घास रहती है, जिसको सींचा जाता है। मैं भी दिल्ली की एक वीडियो रिपोर्ट देख रहा था। दिल्ली गोल्फ कोर्स जो है शायद 250 एकड़ के करीब का है, 250 एकड़ के करीब का दिल्ली गोल्फ कोर्स। कुल मेंबर हैं उसके 4000, यानी 1000-2000 लोग खेलते होंगे उस पे रोज। 250 एकड़ का है, उसको पूरा सींच के लबालब रखा जाता है, पूरे घास की हरियाली रहनी चाहिए। 250 एकड़, 250-250 एकड़ का है। 4000 मेंबर हैं, 1000-2000 खेलते होंगे। रईस लोग रहते हैं गोल्फ खेलने वाले। पूरा पानी से सींचा जाता है गोल्फ के घास के मैदानों को। पानी की कमी, पानी की ज़रूरत, पानी का खतरा, जल संकट, ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया में चारों तरफ ये कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। 2 देशों के बीच नदियों के पानी का समझौता, इसमें जो झगड़े चल रहे हैं उसको लेकर अगला विश्व युद्ध हो सकता है। मेरे जैसा छोटा सा इंसान बार बार सरकार को एक अलोकप्रिय बात सुझा रहा है कि नलकूप पे मीटरिंग करो, मेरे घर के नलकूप पे भी मीटरिंग करो, हर नलकूपों पर मीटरिंग करो और उसका रेट तय करो कि शुरू के इतने लीटर पानी पे नहीं लगेगा टैक्स, उसके बाद पानी लगेगा। उसकी वजह बतलाता हूँ मैं आपको। मेरे घर की ज़मीन जो है, उस ज़मीन का मैं मालिक हूँ, वो ज़मीन मेरे पास है, लेकिन उसमें 300, 400, 500 फीट नीचे जाकर अगर मैं जो जल धारा है जो ज़मीन के नीचे बहती है उसके पानी को मैं अंधाधुंध खींच रहा हूँ और उससे कुत्ते को रोज़ नहला रहा हूँ, उससे आंगन को रोज़ धो रहा हूँ, गाड़ियों को धो रहा हूँ, और गाड़ियों को धोने के बाद जो अधिक संपन्न लोग हैं मेरे इलाके के, वो पूरी सड़क को धोते हैं। और शाम को भी कुछ रईस लोग जो हैं सड़कों को पूरा गीला करके रखते हैं ताकि सौंधी सौंधी खुशबू आए। ये पानी किसके हिस्से का है? क्या ये पानी भी उनकी मिल्कियत है? आपकी मिल्कियत केवल ज़मीन है, 2400 स्क्वायर फीट या 3600 स्क्वायर फीट, यही आपकी मिल्कियत है। ज़मीन के भीतर का जो पानी है वो सार्वजनिक संपत्ति है। सरकार को चाहिए, और ये नगर निगम को नियंत्रित करने वाले जो विभाग हैं, शहरी विकास, ये उनका काम होना चाहिए कि नलकूप के ऊपर मीटरिंग करें। सरकार को पैसा भी मिलेगा और पानी की बर्बादी रुकेगी। आज चूंकि पानी मुफ्त है इसलिए लोगों को समझ नहीं पड़ रहा है, पानी का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन किसी को ये पता लगेगा कि एक कार को धोने के लिए जितना पानी वो अपने ड्राइवर से या नौकर से वो इस्तेमाल करवा रहे हैं उसका 60 रुपया लगेगा, तो वो कार को 2 दिन में एक बार धुलवाने लगेंगे और कहेंगे केवल कांच को बाल्टी में पानी लेके पोंछ दो, जैसा मैं अपनी गाड़ी का करवाता हूँ। ये धार डाल के जो किया जा रहा है, आंगन को सींचा जा रहा है, लॉन सींचा जा रहा है, छत पे गार्डन बनाने का शौक चल रहा है, ये हम एक ऐसी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं कि 20 साल बाद जब मेरी बात सही लगेगी लोगों को, जब सरकार को लगेगा कि हमको 20 साल पहले मीटरिंग कर देना था निजी ट्यूबवेल पे, उस दिन तक देर हो चुकी रहेगी। तब तक ज़मीन के नीचे का पानी 1000 फीट की गहराई पे जा चुका रहेगा। यहाँ का पानी समंदर में जाके समंदर के जल स्तर को बढ़ाकर दुनिया के कई शहरों को डुबा चुका रहेगा। मैं थक गया हूँ इस पे लिखते हुए और बोलते हुए। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो फिक्र जाहिर की है, अभी फिर उन्होंने 9 तारीख को सुनवाई की थी इस बारे में, लगातार चल रही है सुनवाई। उस पर उन्होंने कहा कि अवैध बोरवेल जिस तरह से भूजल को खत्म कर रहे हैं उससे जोहानिसबर्ग जैसी हालत आ सकती है।
ये दिल्ली में वैध अवैध होगा, हमारे इधर तो सभी खुला हुआ है। तो मैं फिर सरकार से अपील करना चाहता हूँ, ये पर्यावरण विभाग के तहत भी आता है। हमारे यहाँ बड़े नौजवान मंत्री हैं ओपी चौधरी पर्यावरण विभाग के, उनको भी फिक्र करना चाहिए। नौजवान भी हैं, आईएएस रहे हुए हैं, वो जानते हैं इसको। और जो शहरी विकास मंत्री हैं यहाँ के, शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए इसका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तो ध्यान देना ही चाहिए। जब तक आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक लोग सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानकर उसका बेजा इस्तेमाल जारी रखेंगे, जो चल रहा है मेरे चारों तरफ। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस रेट पर सरकार धान खरीद रही है, तो बाकी सारी फसलों को उगाना बंद हो गया है। सिर्फ धान उगाया जा रहा है, उसी में 3100 रुपये क्विंटल, उसी में दाम मिल रहे हैं इतने। ये एक अलग बात है, एक बहुत बड़ी किताब लिखने का ये मुद्दा है कि किस तरह से धान की खरीदी के नाम पर एक लगातार पिछले बहुत सालों से 20 साल 25 साल से एक फर्जीवाड़ा चल रहा है। जितना धान खरीदे बताया जाता है उतना धान होता नहीं है। उस धान को मिलों में भेजना बताया जाता है, उतना धान न खरीदा जाता, न मिलों में भेजा जाता, न वहाँ से उतना चावल एफसीआई और नान में आता। ये एक दुष्चक्र चल रहा है, एक साजिश चल रही है कई तरह की, लेकिन वो अलग मुद्दा है, मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता। जितने खेतों को मुफ्त का पंप मिला हुआ है, पहले सिर्फ बिजली के पंप थे जो मुफ्त चलते थे खेतों में, पूरा जमीन के भीतर का पानी निकालकर धान के खेतों को तालाब जैसा भर देते थे। अब उसके साथ साथ पिछले कई सालों से, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय से, सोलर पंप भी चल रहे हैं। बड़े बड़े सोलर पैनल दिए गए हैं किसानों को, बिजली रहे कि न रहे वो सोलर पैनल से पंप चलते रहते हैं, पानी निकलते रहता है, लोग बेफिक्री से सोए रहते हैं, खेत तालाब बने रहता है। ये सिलसिला भी धरती के भीतर के पानी को खाली कर दे रहा है। मैं एक दूसरी जानकारी आपको और देता हूँ। अगर अभी भी आपको पानी का खतरा नहीं दिख रहा है, पानी की कमी का, तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और देता हूँ। हिंदुस्तान में 18% आबादी रहती है। ये मैं चैट जीपीटी से निकाली हुई जानकारी दे रहा हूँ। चैट जीपीटी ने जानकारी निकाली है, दृष्टि आईएएस कोचिंग क्लास जो है उनके कंटेंट से उसने ली है, भरोसेमंद है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ दुनिया के मीठे पानी में से जो पीने लायक है कुल 4% पानी है यहाँ पर, और प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता गिरते चल रही है लगातार। भारत में पानी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आबादी ज़्यादा है इसलिए भी। 54% भूजल सोर्स ऐसे हैं, 54%, जिनका एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है। 54% का मतलब हर दूसरा ट्यूबवेल वो जरूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, पानी को निकाले चले जा रहा है। अब अगली जानकारी सुनिए। देश में जो 150 प्रमुख जलाशय हैं, जलाशय किसको कहते हैं? जो बांध के कैचमेंट रहते हैं बड़े बड़े, मोटे तौर पे उनको मैं जलाशय मान रहा हूं। उनमें पानी भरने की क्षमता कुल 21% रह गई है। 21%। उसका मतलब क्या है? उसका 80% हिस्सा जो है गाद से भर गया है। ये आंकड़े हो सकता है थोड़े से कम ज़्यादा हों, लेकिन आप खतरे को समझिए। आपके बांध के जो जलाशय हैं, जहाँ से गेट लगा के पानी को बांध में रोका जाता है और ज़रूरत के समय छोड़ा जाता है, और बांध का ये पानी नहरों के मार्फत शहरों तक आता है, और यहाँ पर उस पानी को फिल्टर करके पंप से टंकी में पहुँचा के आपके मेरे घर तक या सार्वजनिक नलों तक पहुँचाया जाता है। बांध के जलाशय
जो मिट्टी बह बह के आती है, ये लंबा किस्सा है। ये मिट्टी बह के इसलिए आती है कि जो जंगल कटते जा रहे हैं, जो जड़ मिट्टी को संभाल के रखती थी, वो मिट्टी अब बंधी हुई नहीं है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो वो बह बह के आती है मिट्टी। और बांध के जो रिजर्वायर रहते हैं, बांध के जो तालाब रहते हैं, कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट के तालाब हैं, वहाँ से मिट्टी को निकालने का कोई सिलसिला हिंदुस्तान में चल नहीं रहा है। तो अगर मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 टैंकर जितनी कैपेसिटी का रिजर्वायर बना था बांध का, तो अब वो कुल 20% पानी उसमें भरता है, 21%, 80% पट गया है वो गाद से, ऐसा मान के चलिए। इतने किस्म से अंडरग्राउंड वाटर पर, जमीन के नीचे के पानी पर इतने किस्म से हमला हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक बोतल में लस्सी या जूस या कोल्ड ड्रिंक एक गिलास में रखा हुआ है, उसमें पूरा परिवार 8-10 लोग, सब लोग अपना अपना स्ट्रॉ डाल दें, नलकी डाल दें, सब लोग एक साथ पीने लगे, तो एक ग्लास का कोल्ड ड्रिंक जो है वो कितनी देर चलेगा? अगर 12 लोग अपनी अपनी नली उसमें डाल देंगे और पीने लगेंगे, तो धरती के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। ये कई तरह से रोकने का है। मैं आपके सामने बार बार लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि नदियों तक जो पानी आता है, जो मिट्टी लेकर भी आता है, और नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी बहते हुए समंदर में चले जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिन इलाकों से पानी नदियों में ज़्यादा आता है, उन इलाकों में बड़े बड़े तालाब खोदने की ज़रूरत है, खूब बड़े बड़े तालाब, वहाँ आसपास गांव हो या ना हो, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए ज़रूरत रहे या ना रहे, जमीन के भीतर के पानी को रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज तालाब बड़े बड़े, आप 100 एकड़ के, 200 एकड़ के, 10 एकड़ के, जहाँ से जितना पानी आने का अंदाज है सरकार को, वहाँ उतने बड़े बड़े तालाब बनाने चाहिए, ताकि पानी का नदियों तक आना कम हो। ये बारिश के समय का है, ये गर्मी में पानी नहीं रोकेगा, गर्मी में तो बह के आता ही नहीं है नदी में पानी। जो बाढ़ में जो सरप्लस पानी बह के चले जाता है समंदर में, उसको रोकने की बात मैं कह रहा हूं। ये भी मैं सरकार के अलग अलग लोगों को बार बार सुझाते आया हूं कि मनरेगा जैसी योजना, गांव के लोगों की निस्तारी की जरूरत, ये सबको भूल जाओ। ये जरूरत अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की है। मैं बार बार बोलते आया हूं कि रिचार्ज पॉन्ड बनाओ, रिचार्ज तालाब बनाओ, मशीनों से खोदो, तेजी से बनाओ, सस्ते में बनाओ, जहां से पानी बह के आता है वहां बनाओ, और वहां छोटी छोटी नालियां, नहर बना के इन तालाबों को जोड़ दो, जहां से पानी आता है उसको जोड़ दो। इससे नदी में पानी आना कम होगा, नदी में गाद आना कम होगा, बांध के तालाब नहीं पटेंगे, नदियों में बाढ़ कम होगी, समंदर की सतह कम बढ़ेगी, जमीन के नीचे पानी बढ़ेगा, सतह ऊपर आएगी, उससे हमारी बिजली कम लगेगी पानी खींचने के लिए। बहुत साधारण सा तरीका है पानी की खपत को कम करना। हर जगह ट्यूबवेल जो हैं उसकी मीटरिंग करो। जो म्यूनिसिपल जो पानी देता है घरों के नलों में, जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ऐसा आता है, अगर आप उसकी मीटरिंग कर देंगे तो पानी की खपत कम हो जाएगी और 24 घंटे आप पानी दे सकते हैं। हर घर नल योजना जो है उसमें आप 24 घंटे पानी दे सकते हैं। अगर आप उसकी मीटरिंग कर दें, पानी की खपत कम हो जाएगी, लोगों को बाल्टी भर के नहीं रखना पड़ेगा, 24 घंटे पानी रहेगा। मैं आपसे कह सकता हूं कि हमने अभी अपने इलाके में पानी की किल्लत देखी नहीं है। आप महाराष्ट्र की वो तस्वीरें देखिए, कोशिश करेंगे हम दिखाने की आपको, जहां एक एक कुएं के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठे रहते हैं, कुएं के भीतर उतर जाते हैं, कुएं के भीतर पानी को छोटे छोटे बर्तन से इकट्ठा करके अपने अपने परिवार के घड़ों में डालते हैं, उनको रस्सी से खींचा जाता है,
महिलाएं कई किलोमीटर तक ढोती हैं। हम उसी सूखे कल की तरफ बढ़ रहे हैं। कायदे से हमको बढ़ना चाहिए सूखी कल की तरफ, लेकिन हम बढ़ रहे हैं सूखे कल की तरफ। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। पानी के मामले में हमको समय रहते जाग जाने की ज़रूरत है। आज हर कोई पानी को अपनी बपौती मान के चल रहे हैं। पिता ने जो मकान छोड़ा है, ज़मीन छोड़ी है, जो विरासत में मिला है, उसका जो ट्यूबवेल है उसके नीचे से पानी खींचना, मनचाहा खींचना, सड़कों को सींचना, ये सब उनका हक है। ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। सरकार वो होती है जो जन कल्याण के लिए कुछ अलोकप्रिय फैसले भी ले। मेरे घर पे भी टैक्स लगेगा, अगर नलकूप पर टैक्स लगेगा तो ट्यूबवेल पर टैक्स लगेगा, तो मीटरिंग होनी चाहिए। आप मीटरिंग कर लीजिए। मैं कह सकता हूँ आपसे, अगर पूरे प्रदेश में सरकार मीटरिंग करवा लेगी, उसको टैक्स मिलेगा एक। दूसरा, उससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो कहते हैं वो स्तर ऊपर आने लगेगा। मीटरिंग चालू होगी तो फोकट का माल नहीं रहेगा, ये पानी का इस्तेमाल घटेगा और वाटर टेबल ऊपर आने लगेगा। और जो पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को, उससे बाहर बड़े बड़े तालाब बनाइए जहाँ से पानी नदियों में आता है। पहचानी हुई है ये जगह, इनको बांध का कैचमेंट एरिया कहते हैं, नदी का कैचमेंट एरिया कहते हैं। वहीं पर पानी को रोक देना है। तो जब बारिश का ओवरफ्लो रहता है, बाढ़ जैसा जो पानी आता है नदियों में, उसको बाहर रोक देना है। उस तालाब से पानी नीचे जाएगा, उससे भी पानी ऊपर आएगा ज़मीन के भीतर। बहुत मुश्किल नहीं है, मैं रॉकेट साइंस से नहीं बता रहा हूँ, मैंने कोई वाटर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई नहीं है। ये बहुत सामान्य समझबूझ की बात है। सरकार को एक मामूली सा अलोकप्रिय फैसला लेना है। ट्यूबवेल बहुत गरीब घरों में नहीं रहता है, ट्यूबवेल ठीक ठाक घरों में रहता है। जो खाते पीते घर कहलाते हैं वहीं पर ट्यूबवेल रहता है। जो 500 फीट के घर में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ ट्यूबवेल नहीं रहता, वो म्यूनिसिपल के नल पे चलते हैं। पानी पर अगर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो मैं आपसे कह सकता हूँ आने वाला कल सूखा रहेगा, सूखी नहीं रहेगा। ये जरा सा मात्रा का फर्क है, आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। इतने ही फर्क को लाने के लिए सरकार में एक जन कल्याण की जिम्मेदारी की ज़रूरत है, एक अलोकप्रिय टैक्स लगाने की ज़रूरत है। जो कुछ वरना मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ साल के भीतर सरकार इस नौबत को सुधारने की हालत में भी नहीं रहेगी। फिर हम टैंकर के पीछे दौड़ने लगेंगे, जो टंकियां बनी हैं उसमें भरने को पानी नहीं रहेगा, बांध हमारे सूखे रहेंगे। और मेरे आपके घरों में अगर ट्यूबवेल लगा है तो वो 500 फीट के बजाय 700-800 फीट से पानी ऊपर लाएंगे, जिसमें ढेरों बिजली लगेगी। बिजली के लिए ढेरों कोयला बिजली घर चलेंगे, उसमें फिर प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से फिर मौसम में बदलाव आएगा, फिर पानी की कमी होगी। धरती को बचाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, धरती अपने आप में सुखी है। इंसान खत्म हो जाए तो धरती बहुत सुखी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं और आप धरती को नहीं बचा सकते, हमको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक दूसरा किस्सा बताता हूँ जो हिंदुस्तान के अति संपन्न तबके के बीच भी बड़ा लोकप्रिय है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कहा है। ट्रंप ने जो कहा है वो बतलाता हूँ। ट्रंप ने कहा कि पिछले जो बाइडेन सरकार थी उसने एक सीमा बांध के रखी थी कि सिर के ऊपर जो शावर रहता है, फव्वारा जिससे पानी आता है, उसमें 1 मिनट में 9.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं बहना चाहिए। इसलिए कि आप जब नहाते हैं बड़ा आनंद आता है, खूब सारा पानी ऊपर से झरने जैसा आते रहे। तो 9.5 लीटर प्रति मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए शावर में। ये पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति की सरकार ने ये नियम रखा था, ट्रंप ने उसको हटा दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझको तो खूब पानी वाला शावर चाहिए, झरने जैसा, ताकि मैं अपने खूबसूरत बालों की देखभाल कर सकूं। ये आदमी दुनिया का सबसे गैर जिम्मेदार आदमी है।
ये धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए जितने तरह की चीज़ें हो सकती है, ये क्लाइमेट समिट से बाहर आ गया है, जलवायु समझौते से बाहर आ गया है। ये कहता है कि जो हरित योजनाएं हैं, जो ग्रीन स्कीम्स हैं धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको ये आदमी ग्रीन फ्रॉड कहता है। और इसने अब जो नियम बनाया है, अमेरिका में बनने वाले जितने टॉयलेट के फ्लश हैं, जितने डिश वॉशर हैं, जितने वॉशिंग मशीन हैं, किसी में पानी की खपत का कोई सीमा नहीं रह गई। अब सब मनमाना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। ये मानव जाति को खत्म करने वाला इंसान है ये। अब देखिएगा, मैं तब तक रहूं या ना रहूं, आप लोग रहेंगे, और आप देखिएगा कि ये रुख अगर जारी रहेगा अमेरिका में और दूसरे देशों में, तो बहुत बर्बादी होगी, इंसानों की बर्बादी होगी। धरती का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धरती जो है एकदम हट्टी कट्टी है, उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं हिंदुस्तान की बात भी कर रहा था। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे संपन्न लोग हैं जो प्रेशर पंप का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर पंप क्या होता है? आपके टंकी से जो पानी आता है आपके फव्वारे तक, उसमें एक प्रेशर पंप लगाया जाता है जो टंकी के पानी को तेजी से खींचे और आपके फव्वारे में तेजी से ढकेले, ताकि आपके ऊपर, सिर के ऊपर ऐसे झरने और जलप्रपात जैसी धार पड़े। ऐसा भी लगा के रखते हैं लोग बहुत सारे। उनको अंदाज नहीं है कि वो गरीबों की एक एक बाल्टी पानी के हक को चुरा रहे हैं, ऐसा प्रेशर पंप लगाकर। ठीक नहीं है ये। सरकार को किसी न किसी तरीके से इस पे काबू पाना चाहिए। हमको सबको तैयार रहना चाहिए पानी का टैक्स देने के लिए, और सरकार में कलेजा रहना चाहिए पानी का टैक्स लेने के लिए। सूखा कल अच्छा नहीं होगा, सुखी कल अच्छा होगा। आ की मात्रा को ई की मात्रा में बदलने के लिए आपस में भी चर्चा कीजिए, सरकार को भी कहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आखिर में कह रहा हूँ। अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आपके घर में पंप का पानी है और आप पानी की धार से अपनी कारें धोते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। एक बाल्टी पानी लीजिए, कपड़ा लीजिए, उसमें कार पर्याप्त धुल जाती है। आप 150 कितनी बाल्टी पानी उस धार से बहाते हैं और बाद में सड़क धोते हैं। अच्छा नहीं है ये। आप कभी गरीब बस्ती में जाके देखिएगा, एक एक बाल्टी पानी के लिए लोग कैसे टैंकर के पीछे दौड़ते हैं। वो भी इंसान है मेरे और आपकी तरह के। ये ज़रूर है कि उनके घर में ट्यूबवेल नहीं है। फिर मिलेंगे।